पर चलो शुरू से शुरू करते हैं। आप कॉलेज गए थे? बाहर से देखा है। गया था। हमारी क्लास में 8 आकाश थे, 4-5 आयुष थे। इतने सुस्त माँ बाप। मैं भाई साहब चलो। हमारे तरफ कहते हैं धागा खोल दिए हैं। हाँ, धागा खोल दिया, सही खोल दिया धागा। और मैं पढ़ रहा था कॉमर्स। टैली ना हुआ कुछ टैली ना हुआ लाइफ में। कभी बुली हुए स्कूल में आप? कभी नहीं। मैं तो लड़ाई झगड़े देखता था बस खड़े होकर दूसरों के। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में कई बार ओयो मत्था टेक चुका हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसे हैं दोस्त? स्वागत है। Born in the small town of Baroda, Gujarat. He was born in a small town, but his dreams were very big. और दीदी कनाडा जाता हुआ पंजाबी और टीटू किसी के लिए नहीं रुकते, ले पकड़ बे। इन्होंने अपने वीडियोस बनाना शुरू किया अपने घर में ही, और वहां से आज पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर बाउंड्री तोड़ दी है। वेलकम टू हिंदुस्तान टाइम्स प्रेजेंट्स द इम्पॉसिबल शो, द इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ भारत के सुपर हीरोज इन पार्टनरशिप विद Audi, BSC एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। आज हम बात करेंगे भुवन बाम की कहानी के बारे में। भुवन, आपसे मिलने का मुझे बहुत मन था। मुझे लगता है कि 18-19 साल में आपने शुरुआत करी जी। मैंने आपके मोती महल की कहानियां सुनी है जी। और मेरे लिए मोती महल बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं जब पहली बार दिल्ली आया था, हाँ। बरसाती में रहता था मैं। अच्छा। विनोबापुरी लाजपत नगर में। हाँ। और ऐसी बरसाती की मतलब ऊपर में टिन की शेड है और बैक में ब्लिस्टर्स हो जाती हैं। लाजपत नगर से मुझे याद आया, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लाजपत नगर में करियर शुरू हुआ है मेरा, क्योंकि आपका लाजपत भी? नगर में मेरा पहला स्टूडियो था, अमर कॉलोनी में। अमर कॉलोनी तो मैंने देखा है। या तो लाजपत नगर मेरे हिसाब से दिल्ली का सबसे मेरा फेवरेट जगह रहा है जी। क्योंकि विनोबापुरी से हम बाहर आते थे ना, हाँ। तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग जिम होती थी, है ना? आपने देखा होगा, बड़ी मार्केट है, बिजी एरिया। तो जिम में मैं नीचे से देखता था, बहुत अंकल आंटी एकदम तेज दौड़ रहे होते थे, ठीक है? तो मैं सोचता देखो कितनी फिटनेस ओरिएंटेड है। एकदम नीचे में जो है चिकन लॉलीपॉप का स्टोर भी था। राइट? लोग ऊपर वर्कआउट करते थे। तो मेरे लिए दिल्ली की कॉन्ट्रास्ट शुरू हुई थी लाजपत नगर से। तो चलो, ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई कि हमारी जर्नीज दिल्ली ही नहीं, लाजपत नगर, विनोबापुरी और अमर कॉलोनी से शुरू हुई। और मेरी कई हद तक तो लॉलीपॉप पे भी रुकी आके। मैं उस दुकान में पक्का गया हूँ, वहाँ के और उधर के एक आंटी है, उनके मोमोज वो हाँ, वहाँ पे मोमोज के बड़े अच्छे शॉप्स हैं बहुत। फिर उन्होंने तंदूरी मोमो इंट्रोड्यूस कर दिया, तब से मेरा मोमो के साथ रिश्ता खत्म। 36 का आंकड़ा हो गया मोमोज की। चलो सॉरी, मतलब मुझे पता है हमें शुरू करना है, पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ताज़ा खबर 2 के लिए। अरे थैंक यू भाई। ये शायद डिज्नी हॉटस्टार की सबसे मोस्ट व्यूड शो है इस साल की अभी तक जी। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ताज़ा खबर 1 बहुत सक्सेसफुल हुआ जी। बड़े लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, बहुत हमारे दोस्तों ने देखा। तो क्या ये पता था कि ताज़ा खबर 2 आने वाली है या फिर इट वाज मोर अ सरप्राइज? बात कभी नहीं, एंडिंग लिखा था बस उसका। अच्छा, लिखा, सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल आएगा। एक तो बड़ी गनीमत हो गई, किसी प्लेटफॉर्म ने भरोसा जता दिया हमारे पे, वरना फ्रॉम अ यूट्यूब स्पेस, यूट्यूब से आना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वैसे ही चैलेंजिंग है। करेक्ट। कि जो उनके बाकी सारे शोज हैं जिसमें ए लिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ वो आपको रख पाएँ पहली सीजन का, तो ये भरोसा जताने वाला उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमें लगा कि बाप रे, सेकेंड सीजन था दिमाग में, लेकिन इतना जल्दी बनाना पड़ जाएगा ये नहीं पता था। और ये मेरे ख्याल से दिखता है कि बहुत लंबा समय है दूसरे सीजन और पहले सीजन के बीच में। Correct. पर दिस हैज बीन द फास्टेस्ट टर्नआउट बिटवीन टू सीजंस। Yes. नहीं, मैं थोड़ा बहुत अभी शो वर्ल्ड के बारे में समझता हूँ क्योंकि मैं शार्क टैंक पे आता हूँ जी। और मैंने देखा है कि एक शो अंडरराइट करने से पहले कितनी सोचने की चीजें होती हैं, कितना बजट, प्लानिंग, क्रू कहाँ जाएगा, क्या होगा। उसके बीच में 2 शोज आपने इतनी जल्दी टर्न अराउंड किए और आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बताई कि कई सारे शोज अंडरराइट होते ही हैं ए लिस्टर्स के बैक में, कि क्योंकि ए लिस्टर है उसी कारण शो चल जाएगी जी। पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आप ज्यादा हम्बल हो रहे हैं इसमें कि आपको ए लिस्टर से कम नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए और जितने हमारे एज के लोग हैं। आपका जो परसेप्शन या रेपुटेशन है, इट इज नो लेस देन एन ए लिस्टर। पर चलो शुरू से शुरू करते हैं। मुझे बताया गया कि आपकी पैदाइशी बड़ौदा में है। हाँ। है? मेरी पैदाइशी, जैसा हम पहले उड़िया में बात कर रहे थे, मैं साउथ उड़ीसा के गांव से आता हूँ, रायगढ़ नाम की। ठीक है। अगर आप
ऐसी जगह से आते हैं जहां से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, फिर द नेक्स्ट बिग थिंग, उस तरीके से अगर मैं आपको कैरेक्टराइज करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप छोटे शहरों से आएंगे। पर पिछले 5-7 सालों का मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, शायद 80% लोग जो हैं वो छोटे शहर, छोटे गांव में पले बड़े होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जहां पे अगर आप उनका पूरा बैकग्राउंड लिखें तो ऐसा लगता है कि 100% चांस है कि ये तो नहीं कर पाएगा। पर आपकी वहां से शुरुआत हुई। क्या आपको लगता है कि क्योंकि हम छोटी जगहों से आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि दिस पर्सन कैन नॉट मेक इट बिग, उस कारण से एक सेंस ऑफ रेबल या एक सेंस ऑफ हंगर बन जाता है कि अब तो वी हैव टू प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग? क्या वैसा आपके साथ था? नहीं, मेरे साथ था। मेरे दिमाग में एक जोक था, किसको बताऊं। 5 दोस्त हैं हम, 23-24 साल से हम सारे साथ में हैं। वो 5 दोस्त हैं स्कूल से ही। उनको कितना जोक सुनाऊं मैं, वो तो मेरे को बचपन से देख रहे हैं। फेसबुक उस टाइम था, और फेसबुक पे उस टाइम वाइन्स करके एक पेज आता था। वाइन्स एक ऐप होता था, करेक्ट, यूएस में। टिकटॉक से ग्रीन भी कलर की वाइन्स, हाँ, कर्सिव कलर, हाँ करेक्ट, म्यूजिकली से भी पहले। करेक्ट, मुझे याद है वाइन्स। तो वो मेरे फेसबुक पे रेकमेंड होता था बार बार कि वाइन्स करके कुछ है, वाइन्स करके कुछ है। तो मैंने कहा, फेसबुक ने पूछा जी क्या नाम रखेंगे अपने पेज का मैंने कहा बीबी की वाइन्स कर देते हैं। मैंने कहा इसमें करियर थोड़ी बनाना है। आपका नाम बीबी की वाइन्स। मैं कभी वाइन्स ऐप पे नहीं गया। अब वो बनाया, उस पे वीडियोस। अब मैंने सोचा एक मेरे पास अब पेज है जिसपे मैं अपनी मन के जोक्स वोक्स कुछ भी करके डाल सकता हूँ। तो वो मैंने डाले और 8वां-9वां वीडियो होगा वो फट गया। फट का मतलब क्या है? कराची में, नेपाल में, बांग्लादेश में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में चला गया वो व्हाट्सएप के थ्रू। ओह, तो मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अरे अभी तक तो 10 व्यू आते थे। 10 व्यू मतलब कितनी बड़ी बात थी यार मेरे। करेक्ट। 5 घर वाले, बाकी 5 कौन है जो देख रहे हैं, जिन्हें मैं जानता नहीं, कभी मिला नहीं, कौन दे रहा है ये 5 व्यू मुझे। फिर उसके बाद देखा अचानक 200 व्यूज आ गए, फिर 300 व्यूज आ गए, 400 व्यूज आ गए। मैंने कौन आ रहा है। फिर कमेंट्स में देखा, कमेंट्स में मैं ढूंढ रहा हूँ शर्मा, वर्मा, कनौजिया, माथुर, कुछ नहीं है। सारे इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, पोखरा के, ये सारे नाम है। और मैं कह रहा हूँ यार ये स्पैम है, स्पैम है ये। क्योंकि अपने पे भरोसा ही नहीं, आपका पैरानोया तो पहले से है कि क्या कुछ ना मैंने किसी को बोला शेयर करने के लिए, मैं बस डाले जा रहा हूँ और कुछ हो गया। और फिर वो चला वीडियो, और फिर उसके बाद दिन के 10,000 फॉलोअर, दिन के, मतलब खाना पीना सब साइड, सिर्फ दिमाग में चल रहा है दिन की 4 वीडियो बनानी ही बनानी है। क्या हाई होगा। आई नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस, क्योंकि उस टाइम पे ग्रुप्स थे, AIB थे, TVF थे, तो वो ग्रुप्स में बनाते थे। कौन सा साल है ये 2015-16। 2015-16, हाँ तब तो TVF अपने प्राइम पे था। प्राइम पे, मतलब उनको देख देख के लगता था कि यार ये कितना सही आइडिया है, ये मतलब कितना सही अरुणाब तो फोड़ रहा था सर, इट वाज हिज पीक। क्या मतलब दे पेव्ड अ वे फॉर अस, करेक्ट, दे कार्व्ड अ वे फॉर अस। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार दिल्ली का एक लड़का अकेले क्या कर लेगा, मेरा ह्यूमर किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा विकेड ह्यूमर है दिल्ली वालों का। मैंने कहा ये कैसे होगा, नहीं समझ आएगा। पर वो आया समझ, किसको आया, बाहर, अपने देश के बाहर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा जहाँ कमाना है वहाँ तो पहचान ही नहीं रहा कोई, वहाँ तो कोई बात ही नहीं हो रही। बहुत बार किस्सा सुना चुका हूँ मैं, उतना ही मेरे लिए कोई इंटरेस्टिंग लगता है किस्सा। घर वालों ने बोला कि जाओ, मालवीय नगर में रहता था मैं दिल्ली में। हाँ, तो उन्होंने बोला कि जाओ और धनिया लेकर के आओ, दूध ये सब जाओ लेके आओ। मैं अपनी स्कूटी पे निकला हूँ, मस्त सोच रहा हूँ अगला वीडियो क्या होगा क्या होगा। उस हाई में हूँ, और मैं जाते जाते मैं रेडी पे बैठा, रेडी पे भैया थे, उनसे बात कर रहा, एक लड़का आया, बीबी की वाइन्स, नहीं उर्दू में बात करने लगा मेरे साथ। क्या बात कर रहे हो, आती नहीं है, वाकिले तारीफ है आपकी बात, वाकिले तारीफ। मैंने क्या, मैं काबिले तारीफ, कह रहा हाँ, कह रहा आप क्या, आपका क्या लहजा है। और मैं उसको देख रहा हूँ, सब्जी वाला मुझे देख रहा है, कह रहा किसको सब्जी बेच रहा हूँ मैं। मैंने उसको देखा, मैंने एक सेकंड, मैंने कहा ऐसे क्यों बात कर रहा है भाई। कह रहा आप कराची से हो ना। मैंने कहा साले मैं धनिया लेने स्कूटी पे कराची से आऊँगा क्या, वो भी मालवीय नगर। फिर कहाँ से है तू। मैंने हिंदी में आ गया, तू तड़ाके में। मैंने पीछे रहता हूँ यार गली में। कह रहा अरे, कह रहा अच्छा दिल्ली गए तू। मैंने हाँ दिल्ली आऊँ भाई। तो वहां से मुझे रियलाइज हो यहाँ तो पता ही नहीं जनता को। नहीं, पर उसका कारण क्या, मुझे जो लगता है, हाँ, मालवीय नगर में आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने जब अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी, मैं भी मालवीय नगर खूब घूमा, यही 14-15। और उस टाइम मुझे जरूरत भी थी हेल्थ केयर की, क्योंकि मैं बहुत पतला था तो उसको लग गया होगा मैं अफगानिस्तान से ही हूँ।
पक्का। अब आप कह रहे हो तो मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं, पर दूसरा एक और चीज है, मैं भी बहुत पतला होता था, मुझे लोग कहते हैं हैंगर, एकदम इतना पतला। ये तो हेल्थ केयर की शायद मुझे भी जरूरत थी। मैं आपको बात बताऊं, मेरा फ्लक्चुएट हुआ है बहुत। मेरे को घर पे कहते थे टैंक जब मैं छोटा था, क्योंकि मेरा सर मेरे धड़ से बड़ा था। सर मेरे धड़ से बहुत बड़ा था, मतलब आई वॉज अ वेरी हेल्दी किड, बट देन प्यूबर्टी हैपेंड, और फिर और फिर धीरे धीरे बहुत पतलापन आ गया लाइफ में। फिर लगा कि क्योंकि मैं हार्ड कोर ग्रीन डे का फैन हूँ, हार्ड कोर, तो काजल वाजल लगा के स्कूल जाता था मैं। ग्रीन फील्ड स्कूल होता था, लेकिन टाई में रेड पहन के जाता था। 2-3 बार ग्रीन फील्ड स्कूल से हो? जी, सफदरजंग वाले। उसके तो बहुत किस्से सुने हैं मैंने। ओरिजिनल वाले क्या सुने मुझे बताना जरा। मैंने सुना है कि वहाँ के बच्चे थोड़े मतलब नॉटी होते हैं। ग्रीन फील्ड्स के? हाँ, वो फिर आपने साकेत वाला सुना होगा। ईस्ट दिल्ली में एक नहीं, अपना मस्त है अपना। नहीं, मेरे को इतना रिलीफ हुआ है। मुझे इतना बड़ा रिलीफ हुआ है। मेरा सफदरजंग में था। अच्छा, ये अलग वाला green हमारे field पाक साफ बच्चे सारे। अच्छा, मनी मन हरामी थे, लेकिन A1 बच्चे। तो उस टाइम पे मैं स्कूल जाता था ऐसे, और मेरा हाईली इन्फ्लुएंस था रॉक म्यूजिक वगैरह। काजल लगाए, हाँ, रॉक म्यूजिक वगैरह। तो उस चक्कर में खाना पीना कम कर दिया मैंने। स्लैश देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इनकी गिटारिस्ट है, इनकी नर्व्स निकल रही हैं, तो अपनी क्यों नहीं निकल रही। तो उस चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया था। कभी बुली हुए स्कूल में आप? कभी नहीं। मैं तो लड़ाई झगड़े देखता था बस, खड़े होके दूसरों के। 2 लोग लड़ रहे हैं, मैं खड़ा हूँ बस देख रहा हूँ, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वहीं से तो कैरेक्टर्स आए सारे। और वहां से फिर आप अपने जोक्स आपके मन में आते रहते थे? बस जोक्स आते थे। और मैं घर पे शावर करते टाइम सोचता था, ये शावर तो अब आया लाइफ में, खैर बाल्टी से जब नहाता था टम्बलर में। हाँ, तब सोचता था मग्गे में कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये रिप्लाई देता। ये चलता था। आई वॉज एन आर्टिस्ट सिंस चाइल्डहुड। मतलब ऐसा होता था कि मैं, क्योंकि भुवन है तो ब नाम से है, तो मैं सबसे आगे होता दूसरी तीसरी बेंच पे बैठता था, क्योंकि हमारी क्लास में 8 आकाश थे, 4-5 आयुष थे। इतने सुस्त माँ बाप, कोई नाम में ध्यान ही नहीं दे रहा है। 8 आकाश, एक के नाम में 2 ए हैं, एक के नाम में 1 ए है। समझ नहीं आता था मुझे। खैर, तो मेरा क्योंकि भुवन था तो मैं तीसरी चौथी बेंच पे बैठता था, और टीचर्स का फेवरेट था मैं। ओह नाइस। हाँ, नॉट बिकॉज आई वॉज अकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स बिकॉज आई नेवर क्रिएटेड न्यूसेंस इन क्लास। आई वॉज अ नाइस बॉय। टीचर ने बोला उठ के यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाओ, ये कॉपी खोल लो, होमवर्क किया है? हाँ किया है, थोड़ा बहुत जितना आता था उतना किया है बस। घर वाले आते हैं पीटीएम मीटिंग के लिए तो यही बोला करते थे कि लड़के में पोटेंशियल अच्छा है, कुछ नहीं कि आज इसने ये नहीं किया, आज इसने वो नहीं किया, तो घर वाले खुश थे कि ये बड़ा ही वनीला लड़का है। कुछ नहीं है इसकी लाइफ में। लेकिन मैं क्लास में बैठ के, जो मेरी बैक पेज होती थी, कॉपी की जो लास्ट पेज होता था, उस पे करता था मैं तिगड़म वाले काम। उस पे क्या करता था, अब क्योंकि बचपन से ही मुझे बहुत ही पुराने गानों का शौक है, हेमंत कुमार साहब से लेकर अभी, अरे मेरे भी पुराने सॉन्ग्स का अरिजीत तक के अगर आप ले लो तो वैसे। क्योंकि मोतीमहल में यही गाया करता था मैं। मोतीमहल तो खैर लाइफ में बाद में आया, पर स्कूल से, क्योंकि बाबा इंडियन एयरलाइंस में थे, तो जब वो बाहर जाते थे शारजाह कुवैत, तब वो कैसेट्स ले आते थे। नाइस। हिट्स ऑफ राजेश खन्ना, हिट्स ऑफ मन्ना डे, तो आपने सब सुना हुआ है? सब कुछ सुना हुआ है, सब कुछ सुना हुआ है। तो मैं उसका पहला अंतरा लिख लेता था और दूसरा अंतरा खुद लिखता था कि अगर इसको मैं लिखता तो क्या लिखता। तो ये करता था मैं क्लास में बैठ के। आई यूज्ड टू राइट लिरिक्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स अपनी तरह से। और क्या आपने ट्रेन किया आपने म्यूजिक में? बिल्कुल भी। 4th स्टैंडर्ड में मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल हारमोनियम बजाना, हारमोनियम के साथ, मास्टर जी के साथ। वो हाँ, मास्टर जी के साथ। क्योंकि घर वालों ने सोचा कि क्योंकि हम इस फील्ड से, मैंने भी किया हुआ है वो। हाँ, सारे गामा पादानी सारा उतना आता है मुझे। घर वालों ने बोला हमारे अंदर तो नहीं है ये स्किल, पर क्यों ना बच्चों को नर्चर किया जाए बचपन से ही। लेट हिम डू, मे बी ही विल फाइंड अ वे। बहुत ये क्लैरिटी हो गई थी लाइफ में कि क्या नहीं करना है अब, जो कि है पढ़ाई। हाँ, बिल्कुल मेरे अंदर भी क्लियर। मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे बहुत पहले आ गई क्लैरिटी। अगर डिग्री लेने के बाद आती तो फंस जाता मैं बहुत बुरा। मैंने ड्रॉप आउट इसलिए कर लिया कि 12वीं कक्षा का मुझे समझ में आ गया कि क्या पढ़ाई ठीक कर लेंगे, शायद कर लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं देखना था। मुझे हमेशा था कि अगर पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं पढ़ाई के लिए ना, तो ठीक नंबर लेके आएंगे। पर मुझे पता था कि ना वो 4 साल में इतना दुखी रहूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि मुझे मजा आएगा ये एंटरप्रेन्योरशिप में। जिस दिन से ना भाई, मतलब जिस दिन से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, सक्सेसफुल डेज रहे, फेल्ड डेज रहे, दुखी कभी नहीं सोया मैं आपको बताता हूँ, पहली बार मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना, हमारी सबसे बड़ी दीदी ना कॉलेज गई थी, तो हमें फेस्ट होता था, तो एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट, तो कभी आई एक बार घर, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट हुआ। मैं जाके डिक्शनरी में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है।
मुझे बड़ा अच्छा लगा वर्ड। हमें कोई अता ना पता कि होता क्या है। उसके बाद से कोई टीचर पूछे क्लास में व्हाट डू यू वांट टू बी, हम कहे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ना मतलब मालूम, ना क्या होगा मालूम, और माता पिता का क्लियर था कि ये सब कह रहा है आगे तो इन्फोसिस में नौकरी लगनी है वही हो जाए तो बहुत है। मुझे बचपन में ही हर तरीके की अलग चीज करने का, मैं क्लास में हमेशा रेबेलियस था। रेबेलियस यानी हर बच्चे का जो शौक, बच्चों को क्रिकेट खेलना है तो हम सोचते थे हम क्या मैराथन दौड़े। बाकी बच्चों का रहता था कि जी अच्छा हम लोग समर हॉलीडेज में कहीं नानी के घर जाएंगे, तो मैं एयरटेल का सिम कार्ड बेचना शुरू कर देता था। तो मेरे अंदर हमेशा था कि जो सब कर रहे हैं ना उससे थोड़ा अलग करेंगे अपन। बिल्कुल। तो एक सेंस ऑफ इम्परफेक्ट चाइल्डहुड था कि मतलब हमेशा कुछ नया करने का शौक था। आपने ही बताया कि थोड़ा कुछ इम्परफेक्ट सा चाइल्डहुड था कि कुछ अलग करने का हमेशा आपका भी मन था। हमेशा। वो कहाँ से आता था, किस एंड साथ में अगर हमें जो लोग सुन रहे हैं उनका इम्परफेक्ट चाइल्डहुड रहा है तो हाउ डू दे नॉट गेट डिस्करेज्ड? इम्परफेक्ट होना ही बेस्ट है। अच्छा आप कह रहे हो कि वो तो स्ट्रेंथ, वो तो स्ट्रेंथ है आपकी। अगर आप इम्परफेक्ट हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप परफेक्शन ढूंढने जाओगे तो आप सिर्फ ढूंढते रह जाओगे, वो कभी नहीं मिलेगी। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ ही जाती है और वो आनी जरूरी है, वरना हाउ विल यू ग्रो एज अ पर्सन, हाउ विल यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही गजब गिटार बजाते रहोगे तो आप तो फिर 10 साल बाद बोलोगे हो गया, 10 साल बाद हो गया। आप अगर पहला $1 मिलियन कमा लो हाँ, तो आपका पोटेंशियल हो सकता है कि आप 10 बिलियन की कंपनी बना पाओ, बट आप वो 1 मिलियन में इतने खुश हो जाते हो ये कि आप बड़ी गाड़ी लेते हो, जिंदगी जीने लगते हो, आप कहते हो फिर फाइट नहीं मारेंगे। और यही इम्परफेक्शन है। द हंगर टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर, दैट्स इम्परफेक्शन फॉर मी। आपको काम आए ना आए, बट अगर आप उसके प्रति लॉयल हो, उस काम के प्रति कि यार ये मुझे सीखना है। जैसे आपने बोला आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही करनी है, आप लगे रहे और आज एवरीवन नोज व्हाट हिस्ट्री यू हैव क्रिएटेड। आप कॉलेज गए थे 12वीं कक्षा के बाद? बाहर से देखा है गया था। कौन से कॉलेज गए थे आप? मैं भगत सिंह कॉलेज। भगत सिंह कॉलेज। कितने साल गए वहां? मैं गया था वही अपना 3 साल। पर डिग्री ली नहीं ली थी? ले डिग्री। अच्छा डिग्री ली थी। अच्छा हिस्ट्री ऑनर्स लिया था। बहुत भला उस आदमी का जिसने मुझे बोला कि हिस्ट्री कर लेना चाहिए, पर मुझे करनी थी हिस्ट्री क्योंकि दैट वाज द इजीएस्ट वे आई कुड गेट इनटू अ कॉलेज। क्योंकि मेरे परसेंटेज थी 74.25 12वीं में। 12वीं में। 10वीं में कितनी थी? 10वीं में मेरी थी 83। 12वीं में फीलिंग ही नहीं आ रही थी पढ़ाई करने की। खैर और मैं पढ़ रहा था कॉमर्स। टैली ना हुआ कुछ टैली ना हुआ लाइफ में, तो पहले RHS ढूंढ लो फिर LHS बना दूंगा, ऐसा था। तो दोस्तों से RHS पूछ रहा हूँ मैं, दोस्तों से मैं पूछ रहा हूँ कि इसका ये बता दे, मैं ये जोड़ लूँगा अपने आप। तो ऐसे करके मैंने पूरी 12वीं करी अपनी। फिर जब कट ऑफ निकली तो कॉलेज में चाहिए थे 93। अब मेरे सारे दोस्त उसी कॉलेज में जा रहे थे, कॉमर्स के सारे दोस्त। अब मन में ये था कि यार मैं अकेला ना रह जाऊँ, तो मैंने कहा इसी कॉलेज में जाऊँगा, क्या करूँ हिस्ट्री कर लेता हूँ। और हिस्ट्री से ये मेरी बैक स्टोरी है कि रात को सोने से पहले घर पे नेट जियो और डिस्कवरी पूरा टाइम चलता रहता था। अच्छा। पूरा टाइम। तूतनखामन का ये निकल गया, तूतनखामन की वो कवर निकल गई, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया। तो मुझे लगा भाई आर्कियोलॉजी कर सकते हैं लाइफ में, आर्कियोलॉजी के लिए पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री। भाई साहब कोई आर्कियोलॉजी कुछ नहीं लेना देना उसका। और मेरा ऐसा मन उठा, मैंने कहा बस अब मेरा इससे दूर दूर से रिश्ता है, मैं अपना करूँगा, गाना बजाऊँगा, बढ़िया यही करूँगा मैं, और कुछ नहीं मैं वो करना। आप पुराने गाने सुनते थे? हाँ। उसके बाद में आप अपना थोड़ा बहुत कर्नाटिक या हिंदुस्तानी म्यूजिक आपने सीखा कि इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल्स, सब कुछ, पर नन ऑफ दैट इज इनफ कि आप अपना खुद का गाना लिख पाओ। तो वो कैसे सीखा आपने? वो मोती महल से आया ना। अच्छा, तब गाना शुरू कर ही दिया था? तो गाना शुरू कर दिया था, तो कॉर्ड्स वॉर्ड्स की समझ तो हो ही गई थी। करेक्ट। और हमारा ट्रियो था। तो अच्छा ट्रियो था? हाँ ट्रियो था। स्कूल के दोस्तों का? नहीं, वो मेरे जिनसे मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखता था, मास्टर जी उनके साथ। उन्होंने एक दिन बोला कि हमारा गिटारिस्ट नहीं आया है, तू चलेगा, सिर्फ गिटार पकड़ के बैठा रहे। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ। कह रहा डिनर फ्री है। मैं क्या बात कर रही हूँ? कह रहा हाँ मोती मैंने मुगले खाने को मिलेगा। मैंने कहा भाई साहब चलो। फिर क्लास खत्म करी और गए, वहाँ बैठे और मैं गिटार पे बस सीखा नहीं था बिल्कुल, गिटार बिल्कुल नहीं आता था मुझे। मतलब सिर्फ ग्रीन डे तक के गाने आते थे बस, पावर कॉर्ड बस इतना। अब वहाँ बैठे हैं और वहाँ गाने चल रहे हैं, तो गाने नहीं पता, पुराने गाने ये वाले भी होते हैं। आधी नॉलेज वहाँ से आई क्योंकि हिट्स ऑफ राजेश खन्ना सुने ना। I never heard unheard songs of राजेश खन्ना। तो मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा यार ये सही है और ऑडियंस एंजॉय कर रही है, मस्त एंजॉयमेंट चल रहा है ऑडियंस का। अब वहाँ बैठे हैं और
वो खत्म हुआ, ऐसे में हफ्ते में 3-4 बार जाने लगा, क्योंकि जो गिटार पे थे वो कहीं अब्रॉड गए हुए थे शोज करने, तो उनका सब्स्टिट्यूट था मैं। 1 महीने बाद मेरे हाथ में आ गए पैसे, उन्होंने पैसे दे दिए मुझे। पहली कमाई कितनी की थी? 3500 रुपये। 3500 रुपए महीने की? वो पहली कमाई थी आपकी? हाँ, महीने की। वेल डन। तो वो 3500 रुपये हाथ में आए। जिस तरह का आदमी मैं हूँ, पेसिमिस्ट, खुशी नहीं हुई मुझे, मैं अपसेट हो गया। मैंने कहा अरे कुछ किया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, उस वक्त के 3500 पैसे में? हैं क्या गिटार पकड़ के बैठने के? मैंने कहा नहीं। मैंने भैया हम गाते तो सेम गाने हैं, रोज का हमारा एक सेट लिस्ट होता है ना, Correct. कि ये गाने गाने बस जंबल कर देंगे। मैंने कहा मुझे सेट लिस्ट दे दोगे आप? दे दी उन्होंने। मैं घर गया और मैंने 1 हफ्ता लग के सारी कॉर्ड सीखी। फिर मैंने कहा आज इनको सरप्राइज करूंगा मैं एक एक गाने से, एकदम अचानक नहीं, एक एक गाने से। फिर एक गाना आया, मैंने कहा ये वाला गाना बजाएं, ये वाला गाना। कह रहा बड़ा बेचैन हो रहा तू। मैंने कहा बजा, मैं शुरू तो करो। फिर शुरू किया। फिर जब मैंने बजाना शुरू किया, उन्होंने बोला अरे वाह तू सीख के आया क्या? मैंने हाँ। फिर और सीरियस होता गया, और सीरियस होता गया। फिर देन आई बिकेम द परमानेंट, अरे आई वाह। बिकेम द परमानेंट गाय देयर। फिर मुझे लगा यार अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं अपने गाने भी तो लिख सकता हूँ। फिर आपने लिखना शुरू फिर मैं उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हुआ। आजकल क्या सुन रहे हो आप? आजकल क्या सुन रहा हूँ मैं? आजकल मैं अली सेठी बहुत सुनता हूँ। मैं अली सेठी सुनता हूँ। मैं मेहदी हसन साहब के कुछ गाने हैं जो कि बहुत लेट आए हैं लाइफ में, क्योंकि तब समझ नहीं थी, अब थोड़े बहुत समझ आने लगे, तो वो सुन लेता हूँ। बाकी क्या सुनता हूँ मैं? बाकी कोल्ड प्ले तो है ही फेवरेट। और क्या है? और पंजाबी गाने समझ नहीं आते, लेकिन आजकल वाइब करने लगा हूँ मैं उन गानों पे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसेंटली क्या सुना। मैं रिसेंटली मेरा टेस्ट डेवलप हो गया कोक स्टूडियो में। हाँ, पर इसके ऊपर गाना है पार चना दे। पार चन्ना दे। आय हाय। सुना आपने? पार स्टूडियो तो- चना दे। हाँ, कोक स्टूडियो तो हाँ, अनबीटेबल, आइकॉनिक है वो गाना। आइकॉनिक है। मतलब मैं पिछले 1 हफ्ते से आई एम अनएबल टू गेट पास्ट इट, कि मतलब दिस इज सो गुड। तो आपने बताया कि मेहदी हसन के गाने आपको पसंद है। एक गाना जो आपका फेवरेट है रिसेंटली? दुनिया किसी के प्यार, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। अरे वाह दोस्त, क्या गाना है यार, दिस इज सो गुड। तो सुन के ही मुझे लग रहा है कि बहुत ही लेट समझ आया लाइफ में, बट जब आए तो ऐसे आए कि देखो ये ना, मुझे लगता है सॉन्ग्स को अप्रिशिएट करने के लिए अगर आप सिर्फ धुन से प्यार करें तो मजा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लिरिक्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल। और पता है मजे की बात क्या है? ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हम कहते हैं जेनजी, हाँ, जैसे हम कहते हैं जेनजी है, जेनजियों को कई बार बोलते हैं ना कि इनको इस चीज की समझ नहीं है, इस चीज की, ये क्या समझेंगे हमारी बातें। Correct. पर मैंने ये नोटिस किया कि जेनजी आजकल दे आर टू मच इनटू लिरिक्स। करेक्ट। दे आर वेरी, उनको वाई समझना है। क्यों, हाँ, Correct. वो क्यूरियस हैं करेक्ट। कि क्यों बोला ऐसा, क्या बोला ऐसा। तो मेरे काफी कजिन्स हैं जो इस एज में हैं, तो वो काफी क्यूरियस रहते हैं कि अरे इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब क्या है। बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है कहीं तो सही जा रहे हैं दिशा में। नहीं, मैं खुद भी करता हूँ। जैसे मेरे को पूरी कहानी पता चली, अच्छा मूव करना तो खत्म कर लेता हूँ पहले ना। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि विलन ऑफ दिस एपिसोड। इनको काटना मत, इनको भी रखना। एनीवे, घर में जब आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, जब मैं पल बढ़ रहा था, हम लोग 4 बच्चे हैं, आई एम द यंगेस्ट ऑफ द लॉट। हमारे 3 बड़े सिबलिंग्स हैं। जनरल हर मिडिल क्लास फैमिली में मैंने ये सिचुएशन देखा है कि जितनी जरूरत होती है उतना ही अवेलेबल रहता है, उससे कम नहीं, उससे बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। तो मॉम और डैड, फैमिली मेंबर्स कई बार बात करते भी थे कि किस तरीके से अगले महीने का चलन होगा। हाँ। हमें पता है कि वो बात हो रही है, हाँ। पर हमें कभी नहीं बताते थे, सब उनके बीच में ही चलता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि बताते क्यों नहीं, अगर है तकलीफ तो बताएं तो सही। पर उसके साथ साथ मेरे अंदर बड़ा इससे ना एक वो सेंस ऑफ रेबल बन गया कि जब हम बड़े होंगे, जब अपना काम करेंगे ना, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देगी, क्योंकि इन्होंने मौका दिया हमें पढ़ाई लिखाई मेहनत करने के लिए। तो इसके बाद हम टर्न अराउंड जो करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बट जो करेंगे ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। आपके घर में कैसा था फाइनेंशियल सिचुएशन? क्या कभी आपने याद है ऐसी बात होते हुए घर में? फ्रैंकली बुरा नहीं था, क्योंकि फादर साहब इंडियन एयरलाइंस में थे। वो इंडियन एयरलाइंस टू एयर इंडिया के ट्रांजिशन में रहे।
He worked there for 35 years. 35 years. Yeah. Both mom and dad were loyal to one company, which frankly मैंने inherit किया अपने अंदर कि how important is it to build relationships for a long time. Mom also was 27 years she was in the same company. Wow. 35 और 27 साल. आज के जनरेशन में तो from a receptionist she became like the admin head of that company, the Amazing. same company. तो I thought कि वाह यार, एक ही जगह एक ही लोगों के साथ रह के आप बोर नहीं होते. आजकल तो लोग 6 महीने में बोर हो जाते हैं. आप समझते हो, आप समझ जाते हो एक दूसरे को. अगर आप एक दूसरे को समझते हो तभी साथ बढ़ने का मजा है. और ये उन्हीं से सीखा है मैंने. मेरे अंदर भी ना, मैं आपको बताता हूँ कि जीरो फोमो है. मेरे को अगर कोई चीज पसंद आ जाती है, आई कैन कीप डूइंग द सेम थिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. बिल्कुल. तो मेरी अभी शादी हुई 1.5 साल पहले जी. ठीक है, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए. आप ये प्लीज कट ये एडिट कर देना. हाँ प्लीज, मतलब घर से निकाल दिए जाएंगे. पर मैं और गीत डेट करना शुरू किया हमने 12वीं कक्षा में. राइट. उस समय ऐसा था कि मैं तो 12वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट हो गया. मैं तो कॉलेज गया ही नहीं. वो तो फिर भी पढ़ी लिखी. तो जनरली उस समय आई वॉज लकी दैट शी वॉज विलिंग टू डेट मी. आज भी मैं ही लकी हूँ, पर उस समय बहुत ज्यादा लकी थे. क्या सिमिलैरिटीज हैं दोस्त. कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैं तो अपने काम में लग गया. वो गई, उन्होंने काम किया पहले माइक्रोसॉफ्ट में, फिर काम किया फेसबुक. मतलब शी डिड वेरी वेल फॉर हरसेल्फ इन लाइफ. मैं कई बार कहता हूँ उन्हें कि मतलब मैं 12वीं पास, आप तो मतलब कितना पढ़ लिख के आगे निकल गए. पर मैंने देखा है कि पिछले 5 साल कोविड का वक्त बहुत कठिन रहा मेरे. मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होती मेरे आसपास में, फॉर मी टू कीप माई मेंटल बैलेंस वुड हैव बीन वेरी वेरी हार्ड. तो जो आपने बताया लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, उसका तो बेनिफिट मैं खुद भुगत रहा हूँ. आपने अपने लाइफ में लॉयल्टी को कैसे सोचा है, चाहे काम हो चाहे पर्सनल लाइफ हो? काम में लॉयल्टी इज टुवर्ड्स माय ऑडियंस. मैं पूरी कोशिश रहती है कि ऑडियंस के साथ लॉयल्टी बनी, कनेक्टेड रहूं, ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहूं, ऑडियंस को जैसा एंटरटेनमेंट चाहिए वैसा मिलता रहे और रेगुलर उसमें मिलता रहे. हाँ. भले वो कॉमेडी हो, भले वो ताज़ा खबर जैसी ड्रामा थ्रिलर सीरीज हो, भले कुछ और मैं आगे करूं, क्योंकि मुझे पता है उनकी तरफ से इट्स द लव एंड सपोर्ट which will be there if I keep doing this, if I keep giving them something or the other. काम 19-20 चलता है. करेक्ट. पर लगे रहना है. रिलेशनशिप 20 होना चाहिए. ये सही है दोस्त, ये बहुत बढ़िया. काम 19-20, ये जाकिर भाई ने मुझे बात बोली थी कि 19-20 काम चलता है लेकिन आदमी 20 होना चाहिए. पर्सनल लाइफ में इफ यू आर नाइस ह्यूमंस, देन आर्ग्यूमेंट तो कहां नहीं चलती. Correct. सब जगह चलती रहती है. बट इट ऑल गेट्स ओके. आखिरी में सब ठीक हो जाता है. एज लॉन्ग एज यू आर अ 20 आउट ऑफ 20 गाय और अ गर्ल. करेक्ट. नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पहली बार मुंबई कब आया आप दोस्त? ओए होए, मैं आया था 2011 में. कहाँ ठहरे थे आप बम्बई जब पहली बार आए थे? रिलेटिव्स के यहाँ. कोई रिश्तेदार थे? क्योंकि शादी पे आए थे हम उन्हीं की. अरे वाह, बहुत बढ़िया. तो वहीं सारे रुके हुए थे. तो वो मेरी कहाँ घूमे थे मुंबई में? जहाँ जो भी टूरिस्ट जाते हैं, जलसा के बाहर, मन्नत के बाहर, इधर राजेश खन्ना जी के घर के बाहर, फिर मरीन ड्राइव, फिर ताज, कोलाबा वाला ताज. करेक्ट. तो ये वाटर फ्रंट. हाँ, ये सब. तो मैंने आपका जब वो फोटो देखा मरीन ड्राइव वाला, हीरोज वॉक, मुझे वो देख करके लगा कि आपने दूसरा साइड अटेन कर लिया. और मुझे लगता है कि लाइफ में अगर फाइट मारो ना, वो हो जाता है. आपको कभी लगा था ऐसा होगा? नहीं, मैं जब तक वो वॉक नहीं किया, मैंने कैमरा लगा होता है सामने, वो फोटो में भी है, वो कैमरा यहाँ पे है, तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि ये वही जगह है. मुझे चलते टाइम हिट हुआ कि अरे ये तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे. कब आया था याद नहीं आ रहा. फिर मैं गया वैन में, वहाँ मैं लंच के टाइम पे ट्रेलर वो देखा, अपने ट्रेलर में बैठ के फेसबुक खोला, क्योंकि फेसबुक पे एक्टिव थे हम लोग सारे. करेक्ट. 11-12 साल मेमोरीज में था वो. तो मेमोरीज में मैंने ढूंढा, वो सेम जगह का फोटो था 11 साल पहले का, 2011 का. मैंने अरे बाप रे, ये तो फुल सर्कल हो गया यार, फुल सर्कल मूवमेंट हो गया. वहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है, यहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है, पूरी मरीन ड्राइव इस पर्टिकुलर शॉट के लिए ब्लॉक्ड है. और अपन चल रहे हैं और हवा लग रही है, समंदर की हवा लग रही है, ब्लेजर उड़ रहा है, बाल उड़ रहे हैं, और मैं उसमें प्ले कर रहा हूँ एक मिलियनेयर. फुल सर्कल है लाइफ का. कभी नहीं सोचा था ना. आप सोचते हो कभी ऐसा? तो आपका क्या एडवाइस होगा जब हमें बाकी यंग लोग जो सुन रहे हैं, जो आज 15 साल के, 16 साल के, और उनका भी मन है कि कुछ हम अपने अलग करें, क्रिएटर बने, एंटरप्रेन्योर बने, उनको आप क्या कहोगे?
कि किसी की भी एडवाइस मत लो, एज इन कोई भी राह चल, आजकल जितने मुंह उतनी बातें हो गई ना, कोई भी राह चलता आदमी बोल देगा कि ये सब मत करो, ऐसी एडवाइस मत लो, ऐसा ये सब मत कदम उठाओ। तो किसी की भी एडवाइस मत लो, मेरी भी मत लेना। जो मैं बोलूंगा अभी वो भी हो सकता है आपके लिए लागू ना हो शायद। Correct. मत लेना एडवाइस। पर दूसरों के बहकावे में आके अपना करियर बनाना बड़ा ही ग्रेव मिस्टेक है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लेता। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग है, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश में। क्या करना है आपको? करेक्ट। आपको एक वीडियो तो डालना है, मैं सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। क्रिएटर जोन के कॉन्टेक्स्ट में बताओ क्या करना है आपको। आपको एक वीडियो डालनी है, 2 आउटकम है, या तो देख लेंगे लोग या तो कोई नहीं देखेगा। 5 साल बाद ये नहीं लगना चाहिए यार मैं डाल तो देता कम से कम। उन्हें हेल्प क्या चाहिए होता है? जैसे आप मतलब मान लीजिए कुछ जरूरत नहीं है। 10 साल पहले आपको क्या और हेल्प मिल सकता था जिससे आप और सक्सेसफुल हो पाते और बेहतर? विजिबिलिटी। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि कुछ लोग मेरा कंटेंट देख लें, बस। अब उसकी कमी नहीं है। अब एल्गोरिदम आपका कंटेंट ऐसे पुश करता है दैट इट्स नो वंस बिजनेस। देख तू यही देख। अब मैं जितना भी उसको रिपोर्ट कर दूं, जितना भी मैं उसको हाइड कर दूं, तीसरी चौथी रील उसी जॉनरा की होगी वापस। हम मैट्रिक्स में फंस चुके हैं हम, इससे बाहर। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है और ये मैं जनरली बता रहा हूँ, सोच के नहीं आया था। हाँ। अभी मेरा नया आइडिया है। हाँ। मुझे लगता है कि अगर आप ओपन हैं इसके लिए तो हमें एक बीबी रितेश क्रिएटर्स फेलोशिप शुरू करनी चाहिए। ओके। साल में हम लोग 5 या 10 क्रिएटर्स को चूज करेंगे ऐसे छोटे शहरों से, उन सबको 2 चीजें देंगे। हम लोग उन्हें कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, छोटा सा कैपिटल, जिससे उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ये सब हो जाए। और दूसरा, आप और मैं, आपके पास तो रीच सब्सटेंशियली ज्यादा है, बट हम लोग की जितनी रीच की पॉसिबिलिटीज होंगी हम उनको 1 या 2 बार उस तरह की रीच अवेलेबल कराएंगे। करें इसे? यस प्लीज। ये बहुत अच्छा आइडिया, विदाउट डाउट, विदाउट सेकंड थॉट। डन। तो ये कर दिया हमने। And this is why in the first place I started BBK Minds Productions. अच्छा, this is why, cause मेरे को सिर्फ यंग टैलेंट के साथ काम करना है जिनके पास आइडियाज बहुत हैं पर रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारा थॉट ही यही है कि आप आओ, अपनी स्क्रिप्ट लेके आओ, हम डेवलप करेंगे तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट। ये मत बोलना कल को कि मुझे मौका नहीं मिला, बहुत मौके हैं अब। आपने बताया कि बीबी की वाइब आपने शुरू किया जब ऑन द प्रोडक्शन साइड, उसमें रीजन ये था कि ये सारे आपको यंग लोगों के साथ काम करना है, उन्हें मौका देना है। पर आपके लिए तो पर्टिकुलरली चैलेंजिंग रहा होगा, बिकॉज आप शायद एक तरीके से ट्रेंड सेटर हो कि आप कंटेंट खुद क्रिएट करते थे और वहां से आप अभी प्रोडक्शन साइड में आ रहे थे, तो थोड़ा तो डर लगा होगा। अरे डर तो अंडरस्टेटमेंट है, अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो फटी पड़ी थी अगर मैं सच बताऊं तो, कि यार सबसे बड़ा डर तो एक्सेप्टेंस का होता है ना, कि ऑडियंस ने अभी तक आपको केवल 4 दीवारी में देखा है, आपको कैरेक्टर्स करते हुए देखा है। प्रोडक्शन हमेशा से नहीं आती थी। ढिंडोरा सीजन 1 में क्या क्या गलतियां की हमें पता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ बजटिंग। वो धीरे धीरे सुधार होता गया, एक अच्छी टीम बनती गई जिनको, क्योंकि सब सीख रहे हैं। करेक्ट। और सब हम उम्र है, कोई सीनियर नहीं। हमारे पूरे सर्कल में सीनियर्स हैं जो फैमिली में। आप ही VFX हो, आप ही एडिटर हो, सब कुछ आप ही, अपन लोग ही हैं। क्योंकि जो हम उम्र में बातें हो जाती है ना, करेक्ट, वो सीनियरिटी में आप फंस जाते हैं, आता ही नहीं। फिर आपको लगता है मैं इनको कुछ बोल दूंगा, अगर ये ऑफेंड हो गए या इनको लगेगा कि बच्चे ही तो कैसे होगा। हम उम्र होते हैं भाई, ये करके देखें क्या, करेक्ट भाई ये ट्राई करके देखें क्या, फिर वो भी उसके लिए भी नया है। हाँ यार, एक्सप्लोर करते हैं। करेक्ट। अच्छा ये बताइए, अब जिंदगी में पैसे आ गए, एक तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली शायद ललन टॉप का देख रहा था, किसी का देख रहा था, उसमें किसी ने आपसे पूछा कि आपका नेटवर्थ कुछ 120 करोड़ है, और आपने बोला दोस्त वल्लभ जिसके होते हैं उसे पता होता है। आप बताओ मैं उसी नहीं, आप बताओ है कि नहीं। 100% नहीं है ना, बस मैं आप खुद, क्योंकि मेरे को लोग कहते हैं कि आप बिलियनर हो। तो हमारे क्या है, हमारे माता पिता के घर में, तब तो ठीक है फादर साहब गुजर गए, अलग बात है, पर जब फादर साहब थे तो फादर साहब और माँ के पास लोग आते थे, नेबर्स, और कहते लड़के के पास तो 8,500 करोड़ रुपया है, थोड़ा हमें भी दिलवा दो। तो मैं उन्हें कहता था कि ये शेयर का प्राइस है,
इसका मतलब ये नहीं बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं? मेरे पास तो शेयर भी नहीं है, लोगों को लगता है मेरे नकद पड़े हैं मेरे पास, क्योंकि ये शुरू ही हुआ है चक्कर एक वेबसाइट से। उसमें सबसे एक्सट्रीम राइट में एक सेक्शन है जिसके अंदर लिखा होता है एस्टिमेटेड वर्थ, एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अच्छा, उसमें भाई साहब आप अगर गौर फरमाएं, उसमें बीबी की वाइन्स की एस्टिमेट रेवेन्यू एनुअल 7.5 लाख यूएसडी से लेकर 1.2 मिलियन यूएसडी तक। यूएसडी कौन दे रहा है इतने पैसे? हाँ, वो शायद उसमें ओपीएम यूएस का ले रहे होंगे। कौन दे रहा है? हाँ, समझ लीजिए वो शायद हर मिलियन व्यूज में जो यूएस डॉलर अर्निंग है उसका कोरिलेशन ले रहे वो होंगे। है। नहीं समझना ना, इतना रिसर्च क्यों करना है? पैसा बहुत है इसके पास, छापो, पैसा बहुत है। कुछ हद तक तो सही लगता है। जब पहली बार मैंने देखी थी मैंने कहा है मैंने कहा ये इतना पैसा होता है क्या? मैंने कहा फिर तो बैंक वाले भी सोच रहे होंगे साला इसका तो इतना ईएमआई चल रहा है यहाँ पे। शायद ही कैश घर में ना रखा हो यूट्यूब से अरे लेकर। मेरे रिलेशनशिप मैनेजर भेज रहे मुझे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये, अभी तो ये देख लो आप। मैंने कहा भाई तू सुन, ये सब मत देख, इसको हटा दे। पर जो भी बोलो, जिंदगी चेंज तो काफी हुई है 10 साल पहले से, बिल्कुल राइट? बिल्कुल हुई। यूट्यूब की सक्सेस हुई, पर्सनल जो बीबी की वाइन्स के स्टूडियो की भी सक्सेस हो रही है, आप नए शोज बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेल्थ तो आता है। अब गुड वेल्थ इफ नॉट मैनेज्ड वेल कैन बी लॉस्ट वेरी अर्ली। जी। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो और कैसे मैनेज करते हो अपने मेरी पैसों? पहली इन्वेस्टमेंट थी बड़ौदा में। बड़ौदा में ही वापस? अभी वहाँ बैंक है। मतलब आपने प्रॉपर्टी खरीदी और वहां पे बैंक को टेनेंट बनाया आपने, तो ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट, आपने पहला इन्वेस्टमेंट ही अच्छा कर दिया दोस्त। क्योंकि आसपास लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत अमेजिंग लोग हैं आपके बहुत आसपास। अमेजिंग लोग हैं, रिश्तेदार भी बहुत अमेजिंग हैं। तो अगर आप डिवाइड करो, कितना रियल एस्टेट में होगा, कितना इक्विटी में होगा, कितना डेट में होगा? रियल एस्टेट ही है मोस्टली, मोस्टली रियल एस्टेट। मोस्टली रियल एस्टेट। आप ये स्टॉक मार्केट ये सब नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मेरे को डर लगता है, और फ्रैंकली क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं है इतनी, एंड आई डोंट वांट टू ट्रस्ट समवन एंड पुट माय मनी समवेयर। तो आप मुझे अलाउ करो हेल्प, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, पर अब तो दोस्ती हो गई। आपका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वेल्थ, आप बहुत छोटा वेल्थ आप शुरू करो स्टॉक मार्केट में डालने का। मुझे लगता है कि यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ वेल इट विल डू। कट गाइस, चलो करते हैं इसको, अभी कर लेते हैं आज। हाँ, ये करेंगे। नहीं, जेन्युइनली मैं कह रहा हूं, सच क्योंकि में। मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी पर्सनल ऐसा है। जैसे आपके आसपास में जो लोग हैं वो रियल एस्टेट जानते हैं, मेरे आसपास में लोग स्टार्टअप जानते हैं, तो मैंने पहले 3 साल सिर्फ स्टार्टअप में पैसे डाले। या फिर मुझे एक इंसान मिला, जैसे आपको मैं आज मिला, वो मिला, उसका नाम भी रितेश है, हमारे भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। उसके बाद से मेरा ऐसा बदल गया, मेरा 50% स्टार्टअप है, 50% स्टॉक मार्केट। पर मैंने 7 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अरे वाह, तो ये कैसे हुआ? ये हो गया, ये क्योंकि पसंद थे, हमारी टीम है, पसंद थे और पोटेंशियल दिखता है। जैसे आई एम फुल्ली इनटू, ये टैबू है इंडिया में, बट आई एम फुल्ली इनटू सेक्सुअल वेलनेस। इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री। क्योंकि कोई बात ही नहीं करता करेक्ट उसके बारे में। करेक्ट। नॉलेज सबको है, हाँ, सब अपना। और इंडस्ट्री बढ़ भी रही है बहुत तेजी से। इंडस्ट्री बढ़ भी रही है। तो कुछ दोस्त मिले हैं मुझे जिनके साथ मैंने उसका बिजनेस सीड किया आपने। हाँ। जिस स्टार्टअप में आपने पैसे डाले, बिल्कुल, जब भी वो अगला राउंड रेस करे, बिल्कुल, और प्लीज मुझे भी उसमें अलाउ करना इन्वेस्ट बिल्कुल, करने के लिए, बिल्कुल। मैं भी इन्वेस्ट करूंगा आपके साथ। बिल्कुल। जिंदगी में मौका सबको मिलता है, मुझे लगता है। क्वेश्चन ये है कि उसका इस्तेमाल कौन करता है। सही बात। आपने अपनी जिंदगी का चार्ट बनाया, बीबी की वाइन्स बनाई, उसमें सिग्निफिकेंट सक्सेस आपने अचीव किया, इंक्लूडिंग स्पेशली डिंडोरा, जिसको बाय द वे हमारी पूरी फैमिली ने साथ में मिलकर के देखा था। तो काफी बड़ी यूनिक होता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली है जिन्होंने डिंडोरा साथ में देखा। फैमिली इन द सेंस मैं वाइफ, हाँ, फिर ठीक है। उस वो फैमिली, नॉट हाँ, मैं पेरेंट्स। डिंडोरा का प्रमोशन में यही बोल रहा था सबको हाँ। कि सपरिवार देखना, अलग अलग बैठ के। तो हमने डिंडोरा देखा है। उसके बाद में आपने उसे ट्रांसलेट किया इनटू आपके जो नए सक्सेसेस हैं, स्पेशली ताज़ा खबर में जो आप कर रहे हो, और आज आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को मदद कर रहे हो या फिर दूसरे क्रिएटर्स को सक्सेसफुल होने में मदद कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी जो स्टोरी है, जब लोग देखेंगे, मुझे लगता है उन्हें सिर्फ क्रिएटर बनने में नहीं, एंटरप्रेन्योर बनने में नहीं, उनमें ये होगा कि मेरे मन में जो भी कुछ नया आना करने के लिए मैं ऐसा करूं कि मैं भुवन के इतना सक्सेसफुल बन पाऊँ। और मुझे लगता है कि दैट विल बी एक्सेप्शनली इंस्पिरेशनल फॉर सो मेनी पीपल, एंड आई होप दैट देश में इतने लोग बने जो आगे चल करके आपको कहें कि भुवन मैं आपसे इंस्पायर हो कि मैंने ऐसा काम किया। भाई दैट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू, बट आई फील दैट every child in this country is special. Yes.
It's just that they need that one opportunity to just go out there without thinking कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा. सब एक उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में, उस पर कैश ऑन करना, उस पर बिल्ड करना बात की बात है. करेक्ट. वो पहला स्टेप लेने में ही आधे लोग घबराते हैं क्योंकि आसपास वाले डरा देते हैं. तो वो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए उन बच्चों को. और वही हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं. बिल्कुल. कि इम्परफेक्ट बच्चे जिनको आसपास में बहुत लोग थे कहने के लिए कि इस चीज से शर्माओ, इस चीज के बारे में सोचो, पर वो सब इग्नोर करके बिल्कुल वो रिस्क लिया हमने, और वो रिस्क लेने का लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा मिला. तो आई होप बहुत सारे बच्चे ये करेंगे और हर बच्चा अपनी स्पेशलिटी को बाहर दिखाएगा. और रिस्क से याद आया कि मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में कई बार ओयो मत्था टेक चुका हूँ. अरे बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. ओयो में कोई रिस्क नहीं है. एग्जैक्टली. उस टाइम डर लगता है. पहली बार डर लगता है. पहली बार सर. पहली बार आपको पता है मैं कैसा हूँ. हाँ. 10वीं बार भी डर लग रहा था मुझे. पर आज के दिन में हमारे मैं बहुत दूर जाता था यार. हाँ? घर से बहुत दूर जाता था मैं. तो आप उसमें आपने देखा है कि लोकल आईडी वेलकम रहता था. तो हमने देखा लोकल आईडी वेलकम रहता था. सब कुछ वेलकम रहता था, लेकिन दिल है कि मानता नहीं. लाइफ में सबसे हाई कब था, मतलब अदर देन शाहरुख खान की चंपी और हीरो वॉक, जब लगा कि मतलब आई हैव अराइव्ड? बिगेस्ट हाई वाज माय फर्स्ट एवर विजिट टू यूएस. क्योंकि दूर दूर तक फैमिली में कोई नहीं गया. और यूएस का वीजा लगना, वो भी 10 साल का. और जिस तरह मुझे वो वीजा मिला. कैसे मिला वीजा यार? एम्बेसी पहले बायोमेट्रिक नेहरू प्लेस में हुआ. करेक्ट. बढ़िया बायोमेट्रिक. उस होटल के नीचे जो होता है, इरोस के नीचे. करेक्ट. बायोमेट्रिक हुआ अच्छे से. फिर उसके बाद सीपी में मेन इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू होता है. उस इंटरव्यू में पूरा स्टाफ वाज देयर टू रिसीव मी. क्या बात कर रहे हो आप? और मैं देख रहा हूँ किस साल है ये 28 में एक्सपायर हो रहा है मेरा. हाँ, तो 2018. तो ये बताओ कि जब आप जा रहे थे किसी इवेंट के लिए जा रहे थे, यूट्यूब फेस्ट या किसी चीज के लिए? हाँ, यूट्यूब फेस्ट के लिए यूट्यूब के सेमिनार पे जा रहा था. आई वाज स्पीकिंग विद स्नूप डॉग. नाइस. आई वाज ऑन स्टेज विद हिम. वो एक्सपीरियंस मेरा पागलपना था वो. मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्यों खड़े हैं सारे. आप फेसबुक की भी इवेंट में गए? हाँ, फेसबुक इवेंट में भी गया था. मार्क ज़करबर्ग जिसमें आते हैं. हाँ, पर वो नहीं, उस टाइम वो नहीं थे वहाँ. अच्छा. उस टाइम वो नहीं थे. पर वो वीजा की जो स्टैंप लगा रही थी, हाँ, तो उन्होंने बोला कि ओ यू आर भुवन, दे आर एक्साइटेड सिंस मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू? मैंने कहा आई डू यूट्यूब. और उस टाइम यूट्यूबर बोलने का जो मजा आता था. हाँ, मतलब गर्व होता था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ यार लाइफ में. तब बोलता यूट्यूब. हमारे तरफ कहते हैं धागा खोल दिए हैं. हाँ, धागा खोल दिया. सही में खोल दिया धागा. फिर उसने बोला कि ओह सो गूगल मस्ट बी पेइंग यू अ लॉट. मैंने कहा यस, कहते यू गुड टू गो. और उसने फिर ग्रीन स्टैम्प मारा. मैंने कहा ना कोई सवाल पूछा मुझसे ना कुछ. मैं तो भर भर के स्टेटमेंट ले गया था अपनी 6 महीने की स्टेटमेंट. ये वो मैंने बैंक रात को तंग कर दिया उनको बेचारों को कि यार प्लीज मुझे साइन स्टेटमेंट चाहिए, वीजा ना रिजेक्ट हो जाए. प्लीज वीजा ना रिजेक्ट हो जाए. तो मैं आपको बताता हूँ मेरी यूएस की कहानी. आपसे ऑपोजिट नहीं हो सकती. तो 2013 में पीटर थियल की फेलोशिप होती है. हाँ. उसके कारण मुझे पहली बार बुलाया गया यूएस. हाँ. माँ को बोला नहीं था मैंने कि ड्रॉप आउट करना पड़ता है. बस मैंने कहा कि पासपोर्ट चाहिए. पासपोर्ट नहीं था. माँ ही कर सकती है ये. वो जाके भुवनेश्वर में बैठ गई. हाँ. कहा मेरा बच्चे का अगर पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो पासपोर्ट ऑफिस जाऊंगी नहीं. ठीक है. तो अगले दिन पासपोर्ट मिल गया. हाँ. फिर बायोमेट्रिक कराया अपन ने वहीं से ही, अरे वाह, इरोस के नीचे से. फिर इंटरव्यू के लिए गए. अब मुझे बोला गया था कि आपको जो है इनविटेशन लेटर लेके आना है. मेरे को पीटर थियल वालों ने ये कहा था कि आप लेटर लेके चल जाओ, आपको वीजा मिल जाएगा. हाँ. अब अपन को मालूम ही नहीं कि ये सब बैंक स्टेटमेंट ये वो. तो अपन हाफ शॉर्ट्स में, बाल सारे इधर उधर. हमें लगा कि सिर्फ चिट्ठी देना है, पैसे देने. मुझे जैसे नॉर्मल नहीं होता कि मतलब यू जस्ट बाइंग अ सर्विस. तो मुझे हम सर्विस ले रहे हैं. तो हम पहुंच गए उधर. लोग बाहर में जैकेट वैकेट लगाए हुए हैं, बड़े इंटरव्यू ले रहे हैं एक दूसरे के साथ में. मैं देख के सोच रहा शायद ये दूसरे काम से है, कोई नौकरी वोकरी खोजना है. अपना काम तो अलग है. अपने तो बस पैसे देंगे और वीजा मिल जाएगा. अब चल रहा है लाइन. अब लाइन में आखिरी में मैं देख रहा कि ये सूट बूट वाले भी मेरी लाइन में आगे जा रहे हैं. तो मैंने तब मुझे लगने लगा कुछ गलत हो रहा है. तो फिर ठीक है, अब मैं गया. वो लेडी कहती दूसरी तरफ से,
व्हाट इज योर पर्पस ऑफ गोइंग टू द यूएस, तो सवाल उसका पहला। तो मैंने कहा पीटर थियल गिव मी मनी टू ड्रॉप आउट। मुझे लगता था कि सारी दुनिया को मालूम है पीटर थियल कौन इंसान है, राइट? अपन 18-19 साल के थे, अपने को क्या मालूम कि नहीं पता, हमारे लिए तो भगवान। तो लेडी ने कहा यू वांट टू गो ड्रॉप आउट। मैंने कहा यस दैट इज द प्रोग्राम। अरे भाई साहब उसके दिमाग में वो सोच रही ये गैस स्टेशन में जाके नौकरी करने वाला है, किसी अमेरिकन की नौकरी लेगा ये। तो उसने कहा वी कैन नॉट गिव यू द वीजा। ठीक है ना, मैंने कहा यू कैन नॉट डू दिस टू मी, आई एम नॉट द थियल फेलोशिप, माय फ्लाइट इज डे आफ्टर टुमारो। तो अपन सोच रहे कि यार ये तो सर्विस देना इनका काम है। फ्लाइट इज डे आफ्टर टुमारो मतलब आप 2 दिन पहले मैं गया था पासपोर्ट वीजा लेने के लिए। भाई साहब दम चाहिए भाई, दम चाहिए। तो मैंने कहा कि मतलब ये तो आप कर ही नहीं सकते। तो मुझे उन्होंने रिस्पेक्टफुली एस्कॉर्ट करके बाहर निकाल दिया। मैं घर जाके खूब रोया। घर क्या मतलब बरसाती में रहते तब विनोबापुरी में, खूब रोया। मैंने कहा कि यार मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, इसीलिए नहीं कि थियल फेलोशिप नहीं बने, उसका तो मेरे को ऐसे ही होप नहीं था। अमेरिका फ्री में कोई मेरे पूछते पूछते में कोई नहीं गया था। पहली बार जिंदगी में यूएस फ्री में कोई ले जाने वाला था। भाई तो खूब रोया मैंने। फिर थियल फेलोशिप वालों को लिखा कि यार ये टिकट के पैसे आप अपने कैंसिल करा के रख लो, वीज़ा तो मिल नहीं रहा। उन्होंने चिट्ठी लिखी एम्बेसी को, अगले दिन वीज़ा मिला। अरे वाह, परसों फ्लाइट ली मैं। तो मुझे लगता है लाइफ में ना लक का बहुत हिस्सा होता है। बहुत हिस्सा होता है यार लाइफ में। ये बताओ यार दोस्त की मतलब देखो मेहनत तो आपने खूब करी है, पर मेरा मानना है कि मेहनत के साथ ना लक का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर मतलब मैं कई बार सोचता हूँ अगर उस दिन वीज़ा नहीं मिला होता ना, सेम क्या होती जिंदगी? आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है लक को लेकर के? कैसे सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नॉट इन योर हैंड्स, इट्स जस्ट लक। मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं जो मेरा करने का मन नहीं था, पर मैंने कर दी सोच के कि शायद इसका रीपे हो जाए कुछ लाइफ में, और फिर वो होता है 5 साल बाद, 6 साल बाद। करेक्ट। नहीं ये तो बिल्कुल आपने सही बात बताई कि आपका हो सकता है खुद का मन ना हो, पर उस समय कुछ तो एक अंदर से गट फीलिंग होती है, वो कहती कर लेते हैं, मजा आएगा, कुछ नहीं करते हैं, कर लेते हैं। और कुछ साल बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है कि यार कैसे हो गया। एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं पता था बास्केटबॉल के बारे में, कोई आइडिया नहीं था। NBA रीच्ड आउट टू मी सेइंग दैट आओ आपको ऑल स्टार गेम दिखाते हैं। ऑल स्टार NBA गेम? मैंने कहा ठीक है, कहाँ आना है? तो बॉस्टन ले गए वो हमें। नाइस। और 2 बार गया मैं, मुझे नहीं पता रूल्स बास्केटबॉल के, घर से सीख के गया कि क्या होता है, बेसिक पता चल जाए। पूरा माहौल वॉल किया, अच्छे से व्लॉग वगैरह बनाया, जो कि वाज अ पार्ट ऑफ द डील। करेक्ट। लेकिन सब ऐसे किया कि आफ्टर वाइल आई थॉट क्यों कर रहा हूँ ये। बट एक चीज़ मैंने उनसे बोल दी थी कि आप जब भी इंडिया आओगे NBA लेके, हाँ, क्योंकि मैंने पैटर्न देख लिया था वहाँ। करेक्ट। बॉस्टन में जब हो रहा था, मैच शुरू होने से पहले यूएस का एंथम बजता है। मैंने कहा नेशनल एंथम मैं गाऊंगा। ओह नाइस। मुझे वो प्राइड चाहिए अपने पास। करेक्ट। कि मैंने अपने देश का नेशनल एंथम गाया। करेक्ट। दे अनाउंस्ड दैट NBA इज कमिंग टू मुंबई, फिर मैंने नेशनल एंथम गाया। NBA मुंबई जब हुआ था उसमें आपने नेशनल एंथम गाया? व्हाट एन इनक्रेडिबल ऑनर। फ्लिप हो गया था मैं, एंड इट वाज पेड 3 years later or 2 years later, but it was nothing that I had thought of. That's why I feel that luck is so important. मैंने बस ऐसी अपनी मासूमियत में उनसे बात कही। हाँ कि प्लीज मेरी बहुत इच्छा है कि जब इंडिया करो तो मुझे बताना। अच्छा ये तो आपके हाई वाला हुआ, लो मोमेंट बताइए लाइफ में। कब ऐसा लगा कि मतलब यार ये तो मतलब मैं आपको अपना बताता हूँ। नवंबर 16, 2012, ठीक है, नवंबर 16 मेरा बर्थडे। हाँ। उसके एक दिन पहले मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया यार, है ना। एक दिन पहले? उसको बर्थडे क्या पता मेरा, वो तो अपने रेंट के हिसाब से निकाला उसने, है ना। जगह नहीं थी, मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया, पहले 10-15 दिन पुश किया कि यार 1 महीना दे दो, बट आखिरी में एक दिन शाम को मैं बाहर गया हुआ था, जब तक वापस आया सामान बाहर रख दिया गया था और ताला लग गया था। ठीक है, मेरे लिए लाइफ में उससे लो पॉइंट कभी नहीं रहा, क्योंकि अगर दिल्ली में रुको तो कैसे रुको, पर अगर घर में फोन कर दिया तो घर वाले वापस बुला लेंगे।
दुविधा यार, ये तो बहुत है ना। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि यार लाइफ में ना अगर अभी से आगे बढ़ गए तो ये दिन की कहानी जरूर बताएंगे, हर वीडियो में बताएंगे। ऐसे इतना ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता है, बट आज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। पर अगर नहीं हुआ तब तो ऐसे तो कोई जिंदगी बहुत बढ़िया चल नहीं रही अपनी है ना। तो उस दिन मेरा, और वो जन्मदिन का जो नाइट था ना, मुझे मतलब उसके पहले स्कूल में बर्थडे था ह्यूज, राइट, लाइक पूरे क्लास के बच्चे रंगीन कपड़े पहन के जाते, चॉकलेट्स। वहां से ये ट्रांजिशन बहुत कठिन होता है। मतलब मुझे लगता है कि उस दिन मैं बड़ा हो गया, उस दिन पहली बार मुझे लगता है कि मतलब that one instance, है ना। आपके लिए सबसे ऐसा लोएस्ट मोमेंट कौन सा था? यार लोएस्ट मोमेंट, एक तो क्योंकि YouTube है तो YouTube इज वेरी ट्रांसपेरेंट। करेक्ट, जल्दी फीडबैक मिल जाता है, तुरंत ही मिल जाता है, मतलब हैंड टू हैंड। वीडियो डली और 2 घंटे में, एक दिन में पता चल गया। 10 सेकंड में, 8 मिनट की वीडियो पे 10 सेकंड में कोई बोल देगा मजा नहीं आया। कोई बैठा है वहाँ कोई कोफ्त खा के बैठा है मेरे से, उसको मेरे से कोई निजी कोई लेन देन नहीं है उसको मेरे से। उसको बहुत मजा आता है कि मैं पहला बंदा बन जाऊँ। मैं गया था डावोस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब मेक्का, करेक्ट, बिजनेस का। हाँ, वहाँ मैं, मेरे जैसा आदमी हुडी पहन के घूम रहा है, सब सूट में घूम रहे हैं, मैं हुडी पहन के मस्त घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे को कवर करना था वो व्लॉग। कौन से साल था ये? यार ये था जिस साल कोविड आउटब्रेक हुआ था, दिसंबर में हुआ था कोविड आउटब्रेक। तो वहाँ गया था मैं, और मैं बहुत प्रेशर में वीडियो बनाया था मैंने एक, और काफ़ी एक आइकॉनिक कैरेक्टर को लेके वीडियो बनाया था। एक डॉक्टर सैगल करके मेरे कैरेक्टर हैं, उनका वीडियो मैं बना रहा था 5 साल बाद। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड आई डिडंट नो कि कैसा होगा रिस्पॉन्स। और मैं वीडियो डाली और मैं डावोस चला गया वो वीडियो डाल के। इट्स द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो ऑन माई चैनल, मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो। मेरे लाइक टू डिसलाइक रेशियो, अगर आप यूट्यूब एनालिटिक्स खोलो तो उसमें लाइक टू डिसलाइक रेशियो आ जाता है। तो उसमें सबसे टॉप में आता है डिसलाइक, वो सबसे टॉप में आता है क्योंकि उस पर 6.5 से 7 लाख डिसलाइक, 6.5 से 7 लाख डिसलाइक थे। तो जनता आके देख भी रही है। हटाई भी नहीं मैंने वीडियो आज तक, क्योंकि वो रहना चाहिए वहाँ। इट्स अ हेल्दी रिमाइंडर फॉर मी। किस चीज का रिमाइंडर है? कि नहीं मतलब ये भी एक पार्ट, ये भी हो सकता है, करेक्ट, ये भी एक पार्ट है। इट्स नॉट ऑलवेज शुगरी। पर कभी ऐसा लगा था कि सब खत्म हो जाएगा? हर बार लगता है, हर प्रोजेक्ट से पहले लगता है कि ये नहीं हुआ तो खत्म, लाइफ इज ओवर। पर काम वैसे ही करना चाहिए, काम वैसे ही करना चाहिए कि ये सबसे आखिरी होगा, तो काम फटी में करना चाहिए। करेक्ट। वो एज अ ह्यूमन यू नेवर नो वो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो थिन लाइन है वो कब क्रॉस हो जाए। उस डर में रहता हूँ मैं हमेशा, और शायद वही काम करता है मेरे लिए, क्योंकि मैं फिर डिसीजन भी सोच समझ के लेता हूँ। ज़्यादा तैश में आके नहीं करता मैं कि अरे देख लेंगे, हो जाएगा जो हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हम। 10 बार सोचते हैं एक ही चीज़ को, थोड़ा समय लगेगा उस चीज़ में, लेकिन तैश में कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होगा। पर ये जो प्रेशर होता है, इसको लोग पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, कि ये प्रेशर है कि जी हमने हमेशा परफॉर्म करना है, लाइक रेशियो अच्छी रखनी है, बिल्कुल, अपने ऑडियंस को सक्सेसफुल बनाना है कंसिस्टेंटली। कैसे, लाइक हाउ डू यू डील विद दिस? मतलब उस समय क्या करते हो आप जिससे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर रहे रादर देन नेगेटिव प्रेशर? मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि why did I start in the first place? I never started because of pressure. I started because I love this. मतलब पैशन है मेरा, ये एंटरटेन करना लोगों को मेरा पैशन है। कहानियाँ लोगों को बताना, कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना मेरा पैशन है। मैं इस प्रेशर में अगर बनाऊंगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहा फिर। करेक्ट। वो आपके काम में छलकता है। और ऑडियंस से बड़ा ट्रांसपेरेंसी क्या है? ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये आधे मन से बनाई हुई चीज़ है या डर के बनाई हुई चीज़ है। करेक्ट। इसलिए जनता हमेशा बाद में आती है, पहले आपको खुद को कन्विंस करना है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। करेक्ट। नहीं, अगर अपन, ये मुझे लगता है ना, बहुत बार लोग डिसवेड हो जाते हैं कि शुरू किस लिए किया था। अगर शुरू किस लिए किया तो बार बार याद रखो, द व्हाई ऑफ व्हाई आई स्टार्टेड, दैट्स ऑल इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो सर्कल बैक करना, वो रूट है। इट्स द रूट कॉज फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, इट्स द रूट कॉज फॉर ऑल योर सक्सेसेस एंड ऑल योर फेलियर्स। करेक्ट। दैट व्हाई यू हैड स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। ओए मेरा पोस्टर
ओह नाइस। मेरे को मेरे चीप थ्रिल है, मैं जब भी अपना पोस्टर देखता हूँ ना मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं। अरे व्हाट एन, मतलब अपनी शक्ल, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी पहली बार अपनी पोस्टर देखा, हमारे तो ब्रांड होती थी ना, हाँ अपनी शक्ल तो होती नहीं थी। अभी शार्क टैंक में पहली बार लगाने लगे ओए, हाँ, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स, देखी थी मैंने। तो बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती है कि मतलब आपको तो चीप थ्रिल होता है, हाँ। मेरे को बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। मेरे को लगता है कि यार ये शक्ल वाले इंसान को होर्डिंग में क्यों लगा दिया। पर नहीं, वो शार्क टैंक वाली फोटोज में तो बम लग रहे हैं यार, हाँ बम लग रहे हैं उसमें। थैंक यू सो मच, स्मार्टी। थैंक यू। बट देखो अपन लोगों को खुद को बहुत ज्यादा अपना रिस्पेक्ट होता नहीं, अपन है नहीं ना आर्टिस्ट। कोई और बोल दे बस। हाँ हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे एक क्विक हम लोग रैपिड फायर करेंगे इफ इट्स ओके, है ना? दिल्ली या बम्बई? दिल्ली। साड़ी दिल्ली, परफेक्ट। यूट्यूब या फिल्म्स? यूट्यूब। सेम हियर। डिंडोरा और ताजा खबर? डिंडोरा। नाइस, जो मैंने गीत के साथ देखी। अच्छा आपने बहुत मूवीज देखी कोविड के समय में, हाँ। पर रोए कौन से मूवी पे? रोए कौन से मूवी पे? पिछली बार अ मैन कॉल्ड ऑटो, बहुत सुंदर मूवी है और आप मुस्कुराते हुए रोते हो, यू डोंट सॉब। बुरे दिन के बाद कैसे अपने आप को एंथ्यूज करते हो आप? सो जाता हूँ मैं, आई स्लीप। स्लीप इज द बेस्ट। स्लीप इज बेस्ट थिंग, क्योंकि जब आप बुरा टाइम, जब बुरा कुछ ख्याल चल रहे होते तो आप सबसे रॉन्ग डिसीजन उस टाइम पे लेते हो। लाइफ में कुछ भी अगर हैप्पी होता है किसे फोन करते हो सबसे पहले? गर्लफ्रेंड। ये कब से है, शुरुआत से जब से डेट कर रहे हो? हाँ, एक ही औरत को डेट करता हूँ मैं। अच्छा तो पूरा सिमिलर। 14-15 साल हो गए। 14 साल? हाँ। तो हमारे सेम हो गए, 2010 में मिले आपने थे। बोला आपने 12 में प्रपोज किया था शायद, 12 में 12 प्रपोज किया था, 2010 में मिले थे। 12th में, 12th में, करेक्ट। 12th में, मेरा 11th में हो गया था, 10th के बोर्ड्स के बाद। अरे आप एक जगह मेरे से आगे चल रहे हो। Weirdest fan request you have ever received? Weirdest fan request? हाँ PVR साकेत हाँ के बाहर में गया था मैगडी में, हाँ तो वहाँ फुल मास्क, टोपी, पूरा कवर करके, गर्मी हुडी ये सब करके गया था। बट पीपल यूजुअली रिकॉग्नाइज मी फ्रॉम माय आईब्रोज, हाँ क्योंकि आई डू द मदर्स कैरेक्टर, तो सिर्फ आईब्रो अच्छा, दिखता है। हाँ करेक्ट। तो मैं शायद हंस रहा हूँ उस टाइम हाँ। पे, तो मैंने मैकडोनल्ड का गेट खोला एंड द गर्ल वाज स्टैंडिंग हियर, तो मुझे अपने पेरिफेरल में दिख गया था कि वो समझ गई है। तो मैं दरवाज़ा बंद किया और मैं सीधा चलने लगा, वो चिल्लाती हुई पीछे से आई बेचारी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो वहाँ आसपास पनवाड़ी है और मैं उसको चुप करा रहा हूँ, सारे पनवाड़ी है, लेबनीज शॉप है, सबको लग रहा है ब्रेकअप हुआ है कि इस लौंडे ने कुछ कर दिया है। फिर मैं उसको चुप करा, मैंने कहा प्लीज़ रो मत। कहती नहीं आई वॉन्ट यू टू। मैंने कहा फोटो? कहती फोटो आई डोंट नीड। कहती आई नीड सिग्नेचर। मैंने कहा हाँ गेट मी पेपर दे दे। हाँ तो उसने पिट्ठू बैग पहना था, उसने पिट्ठू बैग निकाला, उसने पेन निकाला, तो मैंने कहा कहाँ करूँ? तो शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस, तो उसने ऐसे करके पूरा ये ड्रेस नीचे कर दिया और उसने बोला यहाँ पे आप साइन कर दो। हाँ। और मेरा वायलेंट सिग्नेचर है, मैं यूं करके करता हूँ। मैंने कहा छील दिया, अगर पीठ छील दी आज तो पक्का तो मतलब सारे मारेंगे, सब पेनवाड़ी वाले सब पे लेंगे मुझे, मेयो लगा के मारेंगे। तो फिर मैंने उस पर अच्छे से हल्का सा इटैलिक्स में बीबी लिखा। हाँ। फिर उसने मुझे बोला कैन यू प्लीज टैब मी विद दिस पेन? मैंने हाँ जी। कह रही कैन यू प्लीज टैब मी विद दिस पेन? तो मैंने उसको पकड़ाया पेन और भाग गया। और मैं भागा पता नहीं गाड़ी मेरी कहाँ खड़ी थी, मैंने दबाए बटन सारे। मैंने कहा गाड़ी चलो बस भाग लूँ यहाँ से। स्ट्रेंजेस्ट रूमर आपके बारे में? यही 122 करोड़ वाला। अच्छा वो स्ट्रेंज थोड़ी है। अरे बहुत स्ट्रेंज है, मतलब इसका आधा भी हो जाए तो मैं खुश रहता। अब ये बताओ कि आपने YouTube में फोड़ दिया, म्यूजिक इतना अच्छा कर रहे हो आप, OTT में बिगेस्ट ग्रॉसर जो हॉटस्टार के अंदर में, अगला क्या करोगे दोस्त? यार like every other kid I would want to do a movie. That's the next step for me. लिख लिया? किसी और की मूवी, किसी और, अच्छा कोई और लिखे, कोई और लिखें, कोई मेरे पसंद के डायरेक्टर के साथ मुझे अगर मिल जाए मौका काम करने का, ताकि मैं उनकी छाया में सिर्फ 40 दिन अच्छे से एक अच्छा एक्टर बन के परफॉर्म करके आ जाऊं। ये करना है मुझे। फिल्म बनाने का कहाँ से आपको, मतलब मैंने देखा कि आपके अंदर एक जनरल, मतलब योर आईज लिट अप जब आपने ना फिल्म की बात करी, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ YouTube करें तो कमर्शियली इट इज डिबेटेबल कि शायद आप और ज्यादा कमा सकते हो उससे, तो आप इट इज अ रिस्क कमर्शियली स्पीकिंग। पर जो आपने बताया पहले, अब मुझे वो रिलेट हो रहा है कि आपका पैशन इतना सिग्निफिकेंट है इसको लेकर के जी कि आप उसे कमर्शियली भी सक्सेसफुल बना पा रहे हो, जैसे आपने बताया कि हाँ। और YouTube पे अब आप देखोगे मैं
नहीं हूँ 10 महीने से। 10 महीने से हो I'm गए, not हाँ। available, और 10 Correct. महीने का रेवेन्यू बहुत होता है। बहुत होता है, करेक्ट। बहुत होता है, स्पेशली जब इतने सब्सक्राइबर हो तो इट्स अ ह्यूज रेवेन्यू। वो गोल ही चेंज हो गया है। नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू यूट्यूब, नॉट दैट आई डोंट लाइक डूइंग यूट्यूब, यूट्यूब इज माय होम। आई हैव जस्ट वॉक्ड अ फ्यू स्टेप्स आउटसाइड ऑफ माय होम टू एक्सप्लोर सिनेमा, टू एक्सप्लोर वर्ल्ड। करेक्ट। एज एन आर्टिस्ट भी तो ग्रो करना है लाइफ में। हाँ हाँ। भुवन, आपकी कहानी मुझे लगता है कि मतलब बहुत मजा आया मुझे सुन करके, और मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए तो बहुत एक्साइटिंग है, बट मेरे को पर्सनली भी बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे जितना एक्साइटमेंट था, मुझे लगता है मोर देन दैट वाज जस्टिफाइड, सो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि आप जो पहले कहते हैं ना ये अमेरिकन ड्रीम है, मुझे लगता है आप इंडियन ड्रीम के ट्रू एम्बॉडीमेंट हो। यू आर द ट्रू सुपर हीरो दैट इंडिया डिजर्व्स। थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर करी मेरे साथ और मिलियंस ऑफ और लोग जो लोग आपको देख रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप many more भारत के सुपर हीरोज come from learning from Bhuvan. Thank you again, Bhuvan. थैंक यू भाई, बहुत मजा आया। इट्स एन ऑनर टू बी स्पीकिंग टू यू। I think अभी हम लोग मैंने शुरू किया था दोस्त बोलने से आपको, अभी भाई में बिल्कुल हम लोग भाई, दोनों ग्रेजुएट हुए, और दिल्ली वालों के लिए भाई इज वेयर द रियल डील इज। द हार्ट लाइज इन द वर्ड भाई। उठते ही सबसे पहला चीज क्या करते हैं? स्क्रैच माय बॉल्स। आई एम ऑलरेडी फीलिंग टेरेबल कि मैंने ये रैपिड फायर किया क्यों। नेचुरली जो लौंडा है देख रहा है क्या करते हैं सबसे पहले, यही तो करते हैं सबसे, एडजस्टमेंट।